आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। एग्जाम डेट है 12 अप्रैल 2022। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमने ये देखिए तो इंस्ट्रक्शंस है। इसमें जो मैथ के पार्ट हैं उसका सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका मैं सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। इसका सोल्यूशन ये है। ये बस सोल्यूशन देख के समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 2, ये निकालना है x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई। ये आयोग का आंसर ए आ रहा है, वो मेरे हिसाब से गलत है, मेरा तो 10u आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका सोल्यूशन है। यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। हमने यहाँ ये टर्म भी ले लिया, बट इसकी नीड नहीं है, बाद में मैंने हटा दिया है ये वाला टर्म, क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल हैं एक्स वाई। हमने जेड और भी कंसीडर कर लिया, बट इसकी नीड यहाँ नहीं है। जनरल फार्मूला मैंने लिखा है। तो पहला पेज ये हो गया। यहाँ पर अभी मैंने कंसीडर कर लिया, बाद में हटा देंगे इसको। दूसरे पेज में देखिए ये, तो यहाँ से आपका आ गया x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू 10u। तो ये आ गया इसका आंसर 10u। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax(y). ये कंडीशन चेक करनी है कि मैक्सिमम मिनिमा कब होगा। इसका सोल्यूशन देखिए। अब एफ ए कॉमा ए निकाल लीजिए, ये आ गया। अब ए की वैल्यू नेगेटिव पुट करिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव पुट करिए, देखिए क्या होता है। ए नेगेटिव पे ये कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, ए क्यूब हो गया, ऐसे। तो यहाँ आ गया एफ एक्स कामा वाई विल हैव ए मिनिमम एट ए कॉमा ए इफ़ ए इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पे मिनिमम आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है जब ए नेगेटिव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ये इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें ये रियल पार्ट निकालना है। देखिए इसका सोल्यूशन। तो आप एज्यूम कर लीजिए कोई फंक्शन है जो u प्लस आई वी से बना हुआ है, ठीक है। u प्लस आई वी उसका पार्ट है। तो एनालिटिक के लिए कंडीशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, दूसरा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो एक को ये कंडीशन यूज कर लिए, ये चलो यूज करते हैं। तो डेल यू डेल एक्स हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल वाई कर दीजिए। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, ये आ गया 3x² माइनस 3y²। तो बस वो डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ 3x² माइनस 3y²। बस u इसको निकालना है, बस इंटीग्रेट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में। ये आ गया u। स्टेप देख लीजिए, ये स्टेप है पूरा। तो 4 का आंसर हो गया बी। 5 है, ये पूछ रहा है अगर सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आयोग का आंसर ए है, लैम्डा इक्वल टू 6। बस मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है लैम्डा नॉट इक्वल टू 6। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सोल्यूशन ये है। लैम्डा नॉट इक्वल टू 6 लेकर के हमने सॉल्व किया है। लैम्डा इक्वल टू मैंने 7 ले लिया, वो देखते हैं क्या आता है। मतलब इसमें होता है ना कि अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है सी, इसकी रैंक और इतने की रैंक सेम नहीं होगा, समझ रहे हो। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, सॉरी।
ए मैट्रिक्स हमने निकाला, मॉड ए इक्वल टू 0, तो रैंक इसकी हो गई एक, अगर 3x3 की है तो अगर डिटरमिनेंट 0 है तो रैंक उससे कम हो जाएगा, उसके जो ऑर्डर है 3x3 की है तो रैंक हो जाएगा उससे कम। तो यहाँ देखिए, यहाँ वैसे रैंक निकाल भी लिया गया, तो आ गया 2x2 का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। फिर ऐसे सी की रैंक निकालो, सी की रैंक आ रही 3, तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, सो दोनों रैंक सेम नहीं है तो इसका नो सोल्यूशन आएगा। तो ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये देखिए, इसको लिमिट के फॉर्म में मैंने रख दिया। देखिए, जिसमें वेरिएबल एक्स वाई होगा वो लिमिट होगी जेड की। अब उसके बाद क्या बचा, जेड खत्म हो गया, इसके बाद केवल एक्स है तो ये वाई की लिमिट, बाकी जो कांस्टेंट बचा, फिर यहाँ एक्स यूज हो गया या वाई यूज हो गया तो बचा क्या, एक्स। इस तरह से अलग अलग कर दिए, उसके बाद सॉल्व करना है। एक बार पूरा फिर से दिखा देते हैं। यह स्टेप हो गया, तो ये आ गया 1/48, तो इसका आंसर आ गया 1/48। क्वेश्चन नंबर 7, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए क्या आता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में रख लिया, डी, अच्छा इसी फॉर्म में ही है, डी³ - 3d² + 3d - 1 × y। तो अभी इसको जीरो कर लेते हैं, जब हम नॉर्मल निकालते हैं CF, तो इसको जीरो कर लिए, इसका रूट निकाल लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करने के बाद, ये फैक्टराइज करने का तरीका है, एक रूट हमने पा लिया, इससे भाग कर दिए तो दूसरा फैक्टर ये आ गया, ये हो गया d - 1 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों रूट 1 1 1 1 है, तो फैक्टर इस तरह से बना, तो तीनों रूट सेम है। आगे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, अगर रूट सेम है, c1 + c2x + c3x² e⁻x, रूट क्या है 1 × x, तो ये आ गया। पार्शियल इंटीग्रेशन देखिए, इसको सीधे डिवाइड कर दीजिए। अब फॉर्मूला लगाना है, इस वाले केस में क्या फार्मूला लगता है, d को d+1 से, इसके कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो d+1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बाहर चला गया, ये स्टेप आ गया। तो यहाँ बचा क्या 1/d³, तो 3 बार इंटीग्रेट हो गया। जैसे d होता तो ऊपर होता d, तो डिफ्रेंशिएट होगा, नीचे जा रहा है तो 3 बार इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ये वाला, इस टर्म का pi ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, CF + pi, तो ये आंसर आ गया। ये देखिए, रॉन्स्कियन डेट निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका रूट निकालिए, j, -j आ गया। तो सोल्यूशन दो तरह से लिखते हैं, या तो इस तरह से एक्सप्रेस करिए, या c1 e⁻m1x, c2 e⁻m2x, या इस तरह से a cos, अगर अल्फ़ा और बीटा ले लो, इस फॉर्म में लिखना है तो यहाँ होता है e⁻x a cos bx + b sin bx, तो e⁻x ये हट जाएगा तो ये बचेगा, क्योंकि वो जीरो है अल्फ़ा, a cos bx + b sin bx। तो ये जो डब्लू मैट्रिक्स निकलती है, ये y1 हो गया और ये वाला टर्म y2 हो गया। नीचे पहले को ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब y1 को डिफ्रेंशिएट करके y1 आया, y2 को डिफ्रेंशिएट करके y2 आया। तो ये टर्म ऐसे ही रहा, ये जो आया है ये डिफ्रेंशिएशन है ऊपर का। अब इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो यहाँ से आया -2j। अब इसी चीज़ को अगर दूसरी तरह से सॉल्व करो,
दूसरी तरह से मतलब ये वाले टर्म को यूज करके, पहला टर्म ए कॉस बी एक्स प्लस दूसरा टर्म है बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। तो y1 अगर ए कॉस एक्स ले लो, दूसरा y2 साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, इसका डिटरमिनेंट 1 आ गया। तो यहाँ से ये आंसर आपका है, तो यहाँ से 1 आ गया। इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हो गया। इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, जिसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर होता है या कांस्टेंट नहीं होता, वो वाला केस। यहाँ से मेरा सॉल्यूशन आ गया ये y इक्वल टू C1 e टू पावर 2z प्लस C2 e टू पावर माइनस z। अब z की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी x है e टू पावर z, तो e टू पावर 2z है, तो मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। ये e टू पावर z x है ना, e टू पावर z इक्वल टू x, तो ये x टू द पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो यही बस आंसर हो गया। पी निकलेगा कैसे, इससे डिवाइड कर दीजिए। ये फाइनली देखिए सॉल्व हो रहा है अलग अलग करके। ये आपका आ गया पी सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन। तो सी एफ और पी जोड़ लीजिए तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। ए डाइस इज थ्रोन थ्राइस, मतलब ये डाइस होना चाहिए। 3 बार किसी पासे को फेंका जाता है, ठीक है। तो मीन और वेरिएंस निकालना है। कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो बाइनोमियल में मीन होता है n इंटू पी और वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू। वही फार्मूला लगाना है यहाँ। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। किसी अगर पासे को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो हमारा जो अनुकूल कंडीशन होगी वो क्या होगी, ए 2 या 6 आना है, 2/6, तो 1/3 आ गया। तो उसके अपोजिट वाला 1 - 1/3 2/3। तो मीन हो गया n इंटू पी। तो ये हो गया n इंटू पी और वेरिएंस हो गया एन पी क्यू, तो ये आ गया 1 और 1/2/3। तो 1 और 2/3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, ये सब दिया हुआ है। तो हम मीन निकालेंगे, जेड निकालेंगे x माइनस मी अपॉन सिग्मा। तो जेड इक्वल टू 1 आ गया। अभी पूछ रहा है 1 से ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी है कितने स्टूडेंट, तो 1 से ज़्यादा क्या होगा प्रोबेबिलिटी इफ़ जेड इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये एरिया पूरा आ जाएगा, ये वाला एरिया। तो आगे देखिए क्या हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इफ़ जेड ग्रेटर देन 1, ये आ गया 0.1587। तो परसेंटेज में आ गया 15%। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना ये पी, तो आ गया 15.87। तो इतने कैंडिडेट में क्या आएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है ये, और मीन और वेरिएंस निकालना है। मीन होता है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इंटू डी एक्स, और वेरिएंस होता है ये एक्स माइनस मीन पूरे का स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एफ एक्स है पी डी एफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बस ये एफ एक्स रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से, और एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसको इंटीग्रेट करना है। पहले हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से, एक्स कहाँ से है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक में ये वैलिड है, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करिए, तो ये आ गया 1/2। वेरिएंस में ऐसे ये आ गया, इसको सॉल्व करें 1/20, तो ये आ गया 1/2 1/20। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 संडे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है यदि लीप ईयर में आपका 53 संडे आ रहा है तो लीप ईयर को टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 365 + 1 366, 366 को ब्रेक कर लीजिए, 7 × 52 + 2, तो ये जो 2 है तो मतलब अब 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, इतने संडे तो आ गए, 52 संडे तो आ ही गए। देखिए 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 52 में मतलब 52 बार संडे आ ही गया। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा डेज हो रहा है, तो ये हफ्ते का जो 2 डेज है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये संडे हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो 2 प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/7, 7 डेज हैं टोटल और 2 हमें मिल रहे हैं, तो 2/7, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये इस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, जैसे कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्स, मतलब बी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ डन, मतलब बी के होने ए के होने की प्रायिकता यदि बी हो चुकी है, इस तरह से ऐसे फिगर देखिए, ये इंटरसेक्शन है, तो ये पी ए अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन आ गया अपॉन पी, ए के होने की प्रायिकता यदि बी हो चुकी है, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा अपॉन पी बी से डिवाइड कर दीजिए। बस ये आ गया। 15 देख लीजिए, थ्योरी है, वो अपने हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। 15 को हमने सॉल्व नहीं किया है। देखिए 15 का अपने लैंग्वेज के हिसाब से देख लीजिए, उसका आंसर वो अंडरस्टूड है। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, देखिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई -2 2 -2 इधर, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पूछ रहा है कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। अब इसके पहले तो हमने पूछ रहा है द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 8, तो लैम्डा 2 और 8 क्या है, जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनती है, आइगन वैल्यूज हैं, उसको जो सॉल्व करोगे तो आइगन वैल्यूज आएगा। तो आइगन वैल्यू अगर अलग अलग है या कोई आइगन वैल्यू सेम है, जैसे 8 है, तो ये जो सेम नहीं है, जैसे यहाँ क्या है कि जो आइगन वैल्यू आ रही है, 2 आइगन वैल्यू सेम है, जो फ्री है तो उस पर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएगा, बट इसमें इस वाले केस में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट तो हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो हमने ए माइनस लैम्डा ही किया, आइगन वैल्यू पहले निकाला, ए माइनस लैम्डा आई, देखिए क्या आ रहा है, ए माइनस लैम्डा आई मैंने सॉल्व किया, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये आ गई, इसको सॉल्व करिए, लैम्डा इक्वल टू 2 रखिए, 0 हो रहा है, लैम्डा इक्वल टू फिर 2 पे 0 होगा, और लैम्डा इक्वल टू 8 इसके सोल्यूशन है, तो 2 रूट सेम आ रहे हैं, ठीक है, 2 to 8 इसके सोल्यूशन आ गए, आइगन वैल्यूज आ गया। तो लैम्डा 8 पे आइगन वेक्टर निकालिए, लैम्डा 8 पे इस तरह से निकाला जाता है ऐसे मैट्रिक्स, फिर उसी में लैम्डा 8 पुट कर दोगे, ए माइनस लैम्डा आई का जो इक्वेशन है,
और उसको सॉल्व करोगे x1 x2 x3, ये आ गया आपका, ये मैट्रिक्स आ गया x1 2 -1 1 2 -1 1, तो ये आ गया x1। ये कब आया? जब लैम्डा इक्वल टू 8 लिया गया। फिर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालिए, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए एक मैट्रिक्स बनी, तो इसमें भी कुछ कांस्टेंट आ रहा है, जैसे x1 x2 x3 इस तरह से वैल्यूज मिल रही हैं। x2 ये मिल गया, x3 ये मिल गया, x1 आपका मिल गया ये। तो अब इसमें k1 k2 k3 चूज करना पड़ेगा। जैसे चूज करोगे तो हमें इस तरह की दो चीज़ें मिलती हैं। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 1 2 0 मिल रहा है, दूसरी बार लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 1 0 -2। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका। इस तरह से लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए ये वाला दो इंडिपेंडेंट मिले, और लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए 1 इंडिपेंडेंट। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का, सॉरी, ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो ऑर्थोगोनल में क्या होता है? P इंटू पी इनवर्स इक्वल टू आई। देखिए कैसे सॉल्व होगा। A इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई होता है तो A ऑर्थोगोनल बोला जाता है। तो A हमने ले लिया P, तो A ट्रांसपोज P ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो P ट्रांसपोज आ गया I अपॉन P, मतलब P इनवर्स। P इज ऑर्थोगोनल, P इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं ये क्वेश्चन है। 18 देखिए, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, ये मैट्रिक्स ये है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए a माइनस लैम्डा ही करोगे, लैम्डा निकालोगे 1 1 आ गया। तो जो रूट है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 टाइम्स रूट्स आर सेम, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई। तो और ज्योमेट्रिक कैसे निकलेगा? लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इक्वल टू 2 है, तो a माइनस लैम्डा ही निकाल लो और उसकी रैंक निकाल लो। तो जो रैंक आएगी वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। और एक चीज़ और है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन आर इक्वल टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक आ गया आपका 1 और एल्जेब्रिक आ गया 2। तो पहले कौन सा पूछ रहा है? एल्जेब्रिक पूछ रहा है, तो 2,1। तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा डी। 19वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेसी दिया है, तो लॉग बेसी 1.1 निकालना है। केएलसी तो अलाउड नहीं है इसमें, तो देखिए कैसे निकाला गया है। अपना जो भी मेथड आपको आता हो आप यूज के लिए, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत अंदाज से समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर, ये। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी है, इसको अभी मुझसे नहीं आया है तो ये यहीं पे छोड़ दिया मैंने। सॉल्व किए लेकिन सॉल्यूशन सही नहीं है, ये डाउट में है, ये डाउट में मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये अभी अनसॉल्व है, समझ लो। ठीक है, दोबारा हमने कोशिश नहीं किया। ट्वेंटी 21 देखिए, F11/10 निकालना है, मतलब F11/10 क्या होगा? 1.1। तो ये टेलर सीरीज का क्वेश्चन होता है, इस टाइप का टेलर सीरीज से निकालना है। FA + H होता है
एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। तो इस फार्मूले से निकालना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, ये एफ एक्स है। अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, एफ ए प्लस एच, ये अब एफ ए क्या है, एफ वन, 11/10 को हमने लिख लिया 1.1, तो 1 प्लस 0.1। एफ ए क्या है, 1, एफ वन। एफ डैश क्या है, एफ डैश ए क्या है, एफ को पहले डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, फिर जो आए उसमें 1 पुट करो, ए इक्वल टू 1 है। ऐसे डबल 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, फिर ए इक्वल टू 1 पुट करो, 3 बार डिफ्रेंशिएट करो। तो ये सारी चीज़ें जो यूज में आती हैं वो साइड में हमने निकाल के रख लिया है, F1, F डैश 1, F डबल डैश 1, F ट्रिपल डैश 1, बस इसी में पुट कर। जहाँ H क्या है, H हो जाएगा 0.1, बस इसी में पुट करते चले जाइए और जोड़ लीजिए, और जो आएगा वो आपका आंसर हो गया 3.511। तो ये क्वेश्चन हो गया 3.511। 22 में कॉट एक्स का 1/x माइनस कॉट एक्स दिया है, लिमिट x टेंस टू 0। तो इसमें क्या है, अगर कॉट एक्स का आपको एक्सप्रेशन पता है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए कॉट एक्स का एक्सप्रेशन रख दीजिए, तो कॉट एक्स का पहला टर्म आता है 1/x, बाकी ऊपर सब में एक्स 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 इस तरह से आता है, एक्स एक्स क्यूब। तो बस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा जो टर्म है ये, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करिए, तो इसका आंसर आ गया 0। ट्वेंटी थ्री, वेक्टर आर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कर्ल निकालना है। अब इधर 3-4 क्वेश्चन जो हैं ये सब वेक्टर वाले हैं। कर्ल क्या होता है, ये कर्ल का फार्मूला है, कर्ल आर वेक्टर हो जाएगा डेल क्रॉस आर आई जे के, ये फार्मूला है। तो एक्स ये क्या है, आर का जो ये कोफिशियंट है ये एक्स वाई जेड ये रख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया 0। कर्ल ऑफ आर 0 होता है। देखिए सोल्यूशन हो गया। तो इसका आंसर 0 आ गया। ये वेक्टर आर दिया हुआ और एक कोई कांस्टेंट वेक्टर है ए, जो है एक कांस्टेंट वेक्टर है और वेक्टर आर दिया हुआ, डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर निकालना है, कर्ल ए क्रॉस आर। पहले ए क्रॉस आर निकाल लो, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालिए। तो ये निकालना है हमें, तो हमने ए क्रॉस आर निकाल लिया, आई जे के A1 A2 A3 एक्स वाई जेड, आर का कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड। तो ये आ गया ये लाइन। फिर इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस जब निकालोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, डेल डेल एक्स, ये वाला टर्म डेल डेल वाई, ये वाला टर्म डेल डेल जेड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसमें कोई एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ये 0, इसको वाई के रिस्पेक्ट में ये 0, इसको जेड के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म, वही चीज़ किया गया। तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर हो गया 0। कर्ल ए क्रॉस आर, डाइवर्जेंस आपको पता, ए क्रॉस आर आपको पता है। अब इस टर्म का सोचो, कर्ल निकालना है, इस टर्म का कर्ल निकालना है, कैसे निकलेगा। तो इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन को देखिए, अब इसका कर्ल निकालना है ये वेक्टर का। तो आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और यहाँ क्या गया, जो आई जे का कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट आपको लिख देना है।
ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट हमने लिख दिया। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये डिटर्मिनेंट मतलब इसको ओपन करिए, देखिए क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ गया 2 इंटू ए। तो ये कर्ल आ गया 2a, डाइवर्जेंस आ गया 0। ये निकालना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25, डेल डॉट फाई इंटू एफ, ये पूरे पे वेक्टर लगा है, क्या आएगा, मतलब डाइवर्जेंस निकालना है किसी वेक्टर का। तो ये पूरे पे ही मानिए, तो डेल का फॉर्म ये लिख दिए, और फाई इंटू एफ, फाई F1, फाई F2, फाई F3, और कोफिशिएंट हो गया आई जे के। F ले लिया ना, F1 आई प्लस F2j प्लस F3 के। क्वेश्चन में कहा नहीं है, बस आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें F के बारे में बस कुछ बताया नहीं उसने। अच्छा, ये मतलब ये एक तरह से इससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इस पर वेक्टर लगा हुआ है और इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है, फाई F1 प्लस फाई F2 फाई F3 आई जे के कोफिशिएंट हो गया। तो अब इसका जब इससे डॉट होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। अब जो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अब कंडीशन ये है कि फाई क्या वेरिएबल है कि नहीं। पहली बार मैंने वेरिएबल नहीं माना था तो कट कर दिया, ऐसे आएगा नहीं। तो फाई भी वेरिएबल है, तो दो a इंटू बी का डिफ्रेंशिएशन करना, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, ये इस तरह से करते चले जाइए। ऐसे 3 टर्म आएंगे, 3 है ऊपर तो 6 टर्म आ जाएंगे, पहला दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा टर्म पहले का डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से। फिर F1 F2 F3 इस तरह से ये वाले अलग कर लीजिए, ऐसे डेल फाई डेल एक्स डेल फाई डेल वाई डेल फाई जेड जेड अलग कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया, फाई डाइवर्जेंस एफ, इधर ये बन गया, फिर ये बन गया। तो ये क्या हुआ, ग्रेडियंट फाई हो गया। तो इस तरह से सेट करना है, अदरवाइज कहीं भी छोड़ सकते हो, बट जो इक्वेशंस लानी है वो यहाँ दिख रही है। तो इसका आंसर हो गया ये। पूछ रहा है ए वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड, इतना फोर्स दिया हुआ, कह रहा वर्क डन क्या होगा यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं। तो वर्क डन क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, एफ वो डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू एफ डॉट डी एफ, डी एक्स या डी आर जो भी कहिए, ए से बी पे लिमिट लगा दिए। तो एफ की वैल्यू रख दो, डी आर लिख दो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो ये सोल्यूशन हो गया इसका। तो यहाँ से आ गया 16, यहाँ हमने जूल लिख रहे हैं। सिक्सटीन तक हो गया। अब देखिए, तो इसका आंसर आ गया 16। 27, ये डबल इंटीग्रेशन वेक्टर आर डॉट एन कैप डी एस निकालना है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ये वाला, डी एस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो ए डॉट डी एस डाइवर जे इंटू डी वी, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया इक्वेशन को, ये दिया हुआ था। तो डी एस क्या है, एरिया है, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, डी एक्स इंटू डी वाई, और वेक्टर एन क्या हो गया, उसके परपेंडिकुलर एक्स वाई, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या हो गया, वेक्टर जेड, तो वेक्टर जेड की डायरेक्शन है के कैप, तो ये हो गया। सरफेस को वॉल्यूम में डाइवर्जेंस थ्योरम करता है,
तो क्लोज इंटरवल ए डॉट डी एस इक्वल टू ओपन इंटरवल डाइवर्जेंस है डी वी। तो वेक्टर आर ए है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या आ जाएगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, इसको जेड के रिस्पेक्ट में, तो आ गया डाइवर्जेंस आर 3। तो ए डॉट डी एस होता है डाइवर्जेंस ए डी वी, डाइवर्जेंस ए क्या आ गया 3 इंटू डी वी, तो 3 डी वी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है डी वी का वी, तो ये आ गया 3v। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ कहीं दी नहीं हुई है वेक्टर आर, तो आपको पता रहना चाहिए यही यूज करना। अगर ये आप ये नहीं यूज करोगे तो फिर तो कैसे निकलेगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। वेक्टर आर जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपको लेना पड़ेगा। ये सॉरी 28 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी जिनका ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देन ए बी माइनस बी ए कोई मैट्रिक्स चूज कर लीजिए और बी चूज कर लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, एक बार बी ए निकाल लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ए बी माइनस बी ए क्या होता है, ए बी माइनस बी ए, तो हमने ए चूज कर लिया, बी ए चूज कर लिया, ए बी निकाल लिया, फिर बी ए निकाल लिया, तो ए बी माइनस बी ए करिए, ए बी माइनस बी ए आ गया ये मैट्रिक्स। अब इसको अगर डायगोनल को जोड़ दिया जाए, ट्रेस मतलब डायगोनल, तो -4 + 4 ये आ गया 0, तो इसका मतलब समेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0। तो यही ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि इस केस में क्या होगा, तो वही हमारा आ गया ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 29 कॉची इंटीग्रल थ्योरम पर है। अब ये देखिए पूछ रहा है इंटीग्रेशन e⁻z dz/z-2, और ये इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, एक क्लोज सर्कल है, एक सर्कल जिसका रेडियस 3 है, एक सर्कल जिसका रेडियस 1 है। तो ऐसे इन केस में इक्वल होता है, ये पूरी चीज़ होती है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल विच लाइज इनसाइड द सर्कल C। मतलब इसका ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, वो रेसिड्यू जो इस C सर्कल जो बनाओगे, C लिखा हुआ, उस सर्कल के अंदर वो पोल लाई करें, जो पोल लाई करें इसके, मान लो ये लाई कर रहा है तो ठीक है, तो उस पर रेसिड्यू निकालोगे। अगर ये बाहर है z इक्वल टू 2 तो उसका रेसिड्यू 0 आ जाएगा। तो इन्होंने दोनों केस दिया, एक z इक्वल टू 3 सर्कल ले लिया, एक z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 3 जब ड्रा करोगे तो ये जो पोल है ये सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा 2πi इंटू रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2। इस केस में इसका सर्कल बनाया और z इक्वल टू बाहर है, तो इसमें रेसिड्यू 0 आ जाएगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है, ये इक्वल हो जाएगा 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल लाइंग इनसाइड मॉड z इक्वल टू 3। यहाँ 2πi सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल लाइंग इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1, तो इसमें कोई पोल नहीं लाई कर रहा है तो ये 0 हो गया। इसमें z इक्वल टू 2 लाई कर रहा है, तो 2πi इंटू रेसिड्यू कैसे निकालोगे, बाकी टर्मर z इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, यहाँ क्या हो जाएगा z इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 fz इक्वल टू 1/z e⁻z-1। इसको e⁻z को सॉल्व करिए, क्या होता है 1 + e⁻x क्या होता है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। तो उसी तरह इसको रख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, ये आ गया। अब z² इक्वल टू 0, ये क्या है, ये पोल है, तो कितने ऑर्डर का पोल है 2। तो यहाँ ये पूछा z इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ लिखा है पोल ऑफ होना चाहिए, ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पोल और नहीं, पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2।
बाकी और चीज़ें हैं, इसको और सिंप्लीफाई करिए इस तरह से, तो इस तरह से इक्वेशन आएगी। तो ये जो होता है रेसिड्यू ऐसे केसेस में निकाला जाता है। 1/z का जो कोफिशिएंट है -1/2 वो रेसिड्यू एट ओरिजिन हो जाएगा z = 0 पर। तो ये हालांकि ये पूछा नहीं गया। और बाकी क्या है दूसरी चीज़, जो मेन इक्वेशन आपकी थी इसको 0 ले लो नीचे, पोल = 0, तो e⁻z-1 = 0। तो यहाँ से z क्या आ गया, j × 2πn। ओके, तो यहाँ से मैथ में 30 क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं मैथ के अलावा उनके क्वेश्चंस हैं बाकी, तो बस देख लीजिए एक झलक क्वेश्चंस। इधर साइड दोनों तरफ देखते रहिए। ये जो सब टिक लगे हैं वो आयोग के आंसर हैं, वैसे कहीं कहीं थोड़े थोड़े आंसर में कहीं कहीं गड़बड़ है, बट सॉरी। तो अभी जो टिक है वो आयोग का जो आंसर किया उसी से है। तो 39 का आंसर सी है, इसमें भी थोड़ा डाउट है। ये सब के सॉल्यूशन आपको स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, गेट या ईएस में, ये तो गेट का ही है। इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, लीड कंपनसेटर के लिए ये मेरे हिसाब से ये आंसर सही होगा डी, बट आयोग का आंसर बी है, ये है। इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है आंसर में। इस वाले क्वेश्चन में भी आंसर में दिक्कत है। तो 55, 57, इसमें भी मुझे आंसर में दिक्कत लग रही है। आयोग का आंसर ए है। इसमें देखिए जैसे एक रेजिस्टेंस होता है उसमें पावर डिसिपिएट होता है, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं, तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट 1, 2, 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा डायरेक्ट।
अभी 79 का हम सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 80। सेवेंटी नाइन का सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।